हेलो स्टूडेंट्स, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 4 में ऑब्जेक्टिव सीरीज में यूनिट 6 के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यूनिट 6 के अंदर एम्पलीफायर हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स का पूरा रहेगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यानी कि पावर एम्पलीफायर्स रहेंगे। तो हमने एम्पलीफायर यूनिट 6 को 2 भागों में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूजिंग ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स। तो इसके अंदर है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करता है। तो इसके अंदर इन द कट ऑफ रीजन, इन द सैचुरेशन रीजन, इन एक्टिव रीजन या इन डीप सैचुरेशन रीजन। तो हमें मालूम है कि ये ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है तो एक्टिव रीजन में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली एन एम्पलीफायर कन्वर्ट, सामान्यतया एक एम्पलीफायर कन्वर्ट करता है ए लो फ्रीक्वेंसी इनपुट टू ए हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट, या फिर ए डिस्टॉर्टेड इनपुट सिग्नल इनटू एन अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल, या फिर डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी इन द लोड एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, या फिर नन ऑफ द एबव। तो हमें मालूम है कि ये डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में लोड पर सप्लाई करता है। इसका मतलब ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2023 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The purpose of using heat sink in a power amplifier is to, जो हीट सिंक का यूज है पावर एम्पलीफायर में वो क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है। ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है ये भी। तो डिक्रीज पावर लॉस ऑन एट कलेक्टर, या फिर इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट, या डिसिपेटिंग हीट फ्रॉम द डिवाइस, या सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसमें आएगा डिसिपेटिंग हीट फ्रॉम द डिवाइस। जो डिवाइस पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट सिंक का काम होता है उसे सराउंडिंग्स को भेज देना, वातावरण को भेज देना। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर। किसी भी एम्पलीफायर में कपलिंग कैपेसिटर का यूज किया जाता है प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग को प्रोवाइड करने में, अथवा कंट्रोल आउटपुट को कंट्रोल करने में, अथवा प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ डीसी बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड। तो एम्पलीफायर और लोड के बीच में डीसी का आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इंक्रीज द बैंडविड्थ ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर इज। तो जो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये क्लास ए के बारे में पूछ रहा है। मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है इसकी 50%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है इसकी 50%। ये भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया है, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड इन बायसिंग।
तो बायसिंग में वोल्टेज डिवाइडर मेथड यूज किया जाता है, क्यों? ये भी 2023 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। रिड्यूसेस द डीसी बेस करंट या फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर की कॉस्ट कम करने में या डीसी बेस करंट को कम करने में। सी पॉइंट है मेक्स क्यू पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, तो जो क्यू पॉइंट है उसे लगभग बीटा से मुक्त कराने में, या लिमिट्स द एसी इनपुट सिग्नल गोइंग इनटू बेस, या फिर जो एसी इनपुट सिग्नल है उसे बेस पर जाने से रोकना। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बायसिंग में भी आता है और एम्पलीफायर में भी ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट, क्लास बी एम्पलीफायर में आउटपुट होता है फ्री फ्रॉम द डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन तो आता ही है। कंसिस्ट ऑफ ओनली द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये केवल हाफ साइकिल के लिए कंसिस्ट करता है, या फिर कंसिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लास बी एम्पलीफायर में ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को सपोर्ट करता है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। डी था कंसिस्ट ऑफ करंट पल्सेज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, ट्रांसफॉर्मर इज जनरली यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर्स में ट्रांजिस्टर का सामान्यतया उपयोग किया जाता है, किसके लिए? टू कूल द सर्किट, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, फॉर डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट, या गुड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो हमें मालूम है कि ट्रांसफॉर्मर जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रांजिस्टर may be employed either as common base amplifier और एज ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर है वो उसे हम या तो कॉमन बेस एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं या फिर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। द वोल्टेज गेन इज, तो इनमें वोल्टेज गेन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। नंबर 1 है इक्वल इन बोथ, तो दोनों में बराबर तो नहीं होता है। मोर इन कॉमन बेस में वोल्टेज गेन ज़्यादा नहीं होता है, जबकि कॉमन इमिटर में वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है। ये सही आंसर है, मे बी मोर इन आइदर। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मोर इन द कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, द ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन इन विच वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट इज। ऐसा कौन सा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर या सेम इन ऑल? तो ये कॉमन इमिटर में हाईएस्ट होता है, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, for large voltage gain in an amplifier the load resistance should be। तो लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लार्ज वोल्टेज गेन प्राप्त करना है, लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए है लार्ज, बी स्मॉल, सी वेरी स्मॉल और डी है 0। तो हमें लार्ज वोल्टेज गेन प्राप्त करना है, तो इसमें लोड रेजिस्टेंस भी लार्ज होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर सर्किट हैज ए वोल्टेज गेन। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर सर्किट में वोल्टेज गेन होता है मच मोर देन 1, एक से ज्यादा होता है, या इक्वल टू 1,
या स्लाइटली लेस देन 1 या मच लेस देन 1, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा, 1 के बराबर, 1 से कुछ कम और 1 से बहुत कम। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। ये हमें याद रखना होगा। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ये जो है इमिटर फॉलोअर के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द करंट गेन इज, करंट गेन अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें, और कॉमन बेस में तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? तो कॉमन बेस का मतलब हो गया डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द करंट गेन बीटा इज, कॉमन इमिटर में करंट गेन बीटा का मान कितना होगा? तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी आना चाहिए। इसका मतलब इसमें देखें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी सब बच्चों को कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होता है? तो इसमें देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट गेन्स ऑफ मोर देन यूनिटी, वोल्टेज गेन और करंट गेन मोर देन यूनिटी होते हैं, तो करंट गेन अल्फा का मान हमें मालूम है 1 से कम होता है, ऑप्शन गलत है। नंबर 2 है वोल्टेज एंड करंट गेन्स ऑफ लेस देन यूनिटी, वोल्टेज गेन भी 1 से कम होगा और करंट गेन भी 1 से कम होगा, ये भी गलत है। नंबर 3 है इसमें वोल्टेज गेन ऑफ मोर देन यूनिटी एंड करंट गेन ऑफ लेस देन यूनिटी, इनका मतलब है करंट गेन 1 से काफ़ी कम, 1 से कम होता है, जबकि वोल्टेज गेन 1 से ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जबकि डी था वोल्टेज गेन ऑफ लेस देन यूनिटी एंड करंट गेन मोर देन यूनिटी, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू यूज ट्रांजिस्टर एज कॉमन बेस एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह से यूज करने के लिए देखते हैं क्या सही होगा। नंबर 1, द इमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें जो हमारा इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज रहता है और कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स वाइज रहता है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में आता है। द इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज सही है, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स वाइज, ये भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। सी में था बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड वाइज, गलत है, और बोथ जंक्शन आर रिवर्स वाइज, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, एक भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द कॉमन इमिटर मोड, एक ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर मोड में यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के रूप में, देन द बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, तो ये तो बिल्कुल सही है, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज पर रखा जाता है। दूसरा क्या है, द बेस इमिटर जंक्शन इज रिवर्स वाइज, ये नहीं होता है। थर्ड है द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बेस, द बेस इमिटर जंक्शन, तो बेस इमिटर जंक्शन पर, बेस पर इनपुट सिग्नल को लगाया जाता है। ये हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। अगर हम इसकी सर्किट को देखना चाहें तो देखिए ये इस तरीके से बनेगा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है ये हमारे पास, और जो इनपुट सिग्नल है वो यहाँ पर दिया जाता है इस तरीके से, तो इनपुट सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, बेस पर, और दूसरा बेस इमिटर जंक्शन को रखते हैं फॉरवर्ड वाइज, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बेस,
द बेस इमिटर जंक्शन, बेस इमिटर जंक्शन के बीच में ये हमारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी भी इसमें करेक्ट है। ए भी सही है, सी भी सही है। और डी में है द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बेस बायस टू बेस कलेक्टर जंक्शन। ये कलेक्टर है हमारे पास, तो यहाँ इनपुट सिग्नल नहीं लगाया जाता है, इनपुट सिग्नल बेस इंटर जंक्शन पर दिया जाता है। तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन स्टेट। एक ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन स्टेट में होता है, जबकि इसमें कौन सा सही होगा? सैचुरेशन स्टेट कब आती है? द एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, या फिर द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो ये तो एक्टिव रीजन बन जाता है, ये वाला तो ये कंडीशन हमारी एक्टिव रीजन की हो जाती। और तीसरा है बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड पर हों, या फिर बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, या दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड पर हों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट हैविंग द लोएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस इज, वो सर्किट जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है, वो कौन सा होता है? कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, या सेम इन ऑल। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस किस में होता है? तो लोएस्ट रेजिस्टेंस का सर्किट देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये आता है हमारा कॉमन बेस सर्किट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द इनपुट रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है? तो इसमें याद रखेंगे ये 1 किलो ओम का ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्किट हैविंग द लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज। ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट रेजिस्टेंस लोएस्ट होता है, वो सर्किट कौन सा होता है? तो लोएस्ट रेजिस्टेंस आउटपुट में कह रहे हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस और इनपुट में हाईएस्ट हो, तो वो कलेक्टर सर्किट कहलाता है, कॉमन कलेक्टर सर्किट। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन। आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट हो ऐसा सर्किट कौन सा होगा? तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आउटपुट होगा कॉमन बेस सर्किट में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉमन बेस में आउटपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट हैविंग मीडियम इनपुट एंड मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस इज। ऐसा सर्किट जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस भी मीडियम हो और आउटपुट रेजिस्टेंस भी मीडियम हो, तो हमारा कौन सा बचा? ये बचा हमारा कॉमन इमिटर। इसमें ना तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ना ही आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसमें वोल्टेज गेन भी मध्य में होता है, मीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर की तुलना में एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या ज़्यादा रखता है? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? देखते हैं। लोअर इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस मीडियम होता है। हायर आउटपुट रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। लोअर इनपुट एंड लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस, या हायर इनपुट एंड लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, हायर इनपुट एंड लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही है, ये कॉमन कलेक्टर में आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। ऑप्शन और भी देखे ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है ही है। हाई इनपुट रेजिस्टेंस और हाई आउटपुट, हाई आउटपुट नहीं होता है, आउटपुट इसका लो होता है। लो इनपुट एंड लो आउटपुट, और लो इनपुट एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन ए, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्पलीफायर in which the input resistance depends upon the load resistance is of configuration। ऐसा एम्पलीफायर जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो वो कौन सा कन्फिग्रेशन होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो आउटपुट पर डिपेंड करने वाला ये कॉमन बेस कन्फिग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी में आया है ये। इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस केवल एक ही कन्फिग्रेशन है कॉमन एमिटर जिसमें 180 चेंज होता है, और बकाया दो कन्फिग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम फेज रहता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in common emitter transistor amplifier the phase difference between the input and the output signal voltage is। तो कितना फेज डिफरेंस होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इमिटर फॉलोअर द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर। तो इनपुट फॉलोअर कौन सा ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन होता है, देखा जाए तो ये कॉमन कलेक्टर होता है, और कॉमन कलेक्टर में हमें मालूम है कि इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होते हैं। तो इसका मतलब है इन इमिटर फॉलोअर में द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल्स आर इन द सेम फेज, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट होगा। है फेज डिफरेंस 180 और आउट ऑफ फेज है फेज डिफरेंस 90, तो सेम फेज में होते हैं, आर इन द सेम फेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर मोस्ट सुइटेबल इन द सर्किट्स ऑफ। तो जो कॉमन बेस एम्पलीफायर्स होते हैं वो कौन से सर्किट में सबसे ज़्यादा सुइटेबल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, मीडियम फ्रीक्वेंसीज या इक्वली इन ऑल, तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज में सुइटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A single stage transistor amplifier contains and associated circuit। तो देखें हम इसमें सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितने ट्रांजिस्टर को कंटेन करता है, 2 ट्रांजिस्टर, 1 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर है तो क्या करेगा, वो केवल एक ट्रांजिस्टर होगा, इसमें सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनेगा। भाई एक स्टेज में एक ट्रांजिस्टर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉइज फैक्टर ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। जो आइडियल एम्पलीफायर है उसे डेसिबल में नॉइज को एक्सप्लेन करना है, तो नॉइज फैक्टर ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर, ये आइडियल एम्पलीफायर की बात चल रही है। और आइडियल एम्पलीफायर क्या करेगा जिसमें कि नॉइज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नॉइज किसी को अच्छा नहीं लगता, तो आइडियल में कितना होना चाहिए, 0, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an AC signal is applied to an amplifier,
जब एसी सिग्नल को किसी एम्पलीफायर पर अप्लाई किया जाता है, द ऑपरेटिंग पॉइंट्स मूव्स अलोंग, तब ऑपरेटिंग पॉइंट्स किसके अलोंग मूव करता है? तो इसमें दिया है डीसी लोड लाइन के अलोंग मूव करता है, या फिर एसी लोड लाइन के अलोंग मूव करेगा, या एसी और डीसी दोनों लोड लाइन के अलोंग मूव करेगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमें देखना है कि ये हमारे पास कह रहे हैं एसी सिग्नल, तो एसी सिग्नल जो है वो एसी लोड लाइन के अलोंग मूव करता है। ऑप्शन 2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द जीरो सिग्नल कंडीशंस ए ट्रांजिस्टर सीज डैश डैश लोड, तो जीरो सिग्नल कंडीशन में ट्रांजिस्टर का लोड कहां पर दिखाई देता है? तो ये हम देखें, अगर जीरो सिग्नल लगा दिया हमने, तो जीरो सिग्नल लगाने पर एसी का तो मतलब ही खत्म हो गया, केवल डीसी बचा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जीरो सिग्नल कंडीशन एसी सिग्नल हमने लगाया ही नहीं है, तो ट्रांजिस्टर क्या दिखाई देगा? डीसी लोड दिखाई देगा जितना भी है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, द इनपुट कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के अंदर इनपुट कैपेसिटर इज द कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर कहलाता है? तो वो या तो हमारा होता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर या होता है कपलिंग कैपेसिटर। तो यहाँ कपलिंग कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर है, लीकेज कैपेसिटर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वो कपलिंग काम करने के आता है काम, जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, तो वहाँ कपलिंग में कैसे हम यूज करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो ये कपलिंग के काम आता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन्स इज कॉल्ड, एसी और डीसी लोड लाइन का जो कटान बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो हमें मालूम है सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता, कट ऑफ पॉइंट नहीं होता, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन, जो एसी लोड लाइन है उसका स्लोप इज दैट ऑफ डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन की तुलना में होता है, सेम होता है, मोर देन होता है, लेस देन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो ये कह रहे हैं एसी लोड लाइन का स्लोप डीसी लोड लाइन की तुलना में सेम होगा, मोर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या कुछ नहीं। तो मोर देन होता है, स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन इज मोर देन स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन का स्लोप डीसी लोड लाइन के स्लोप से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग द करंट इन एनी ब्रांच इज, अगर हम कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को ऑपरेट किया जाता है तो किसी भी ब्रांच में करंट का मान क्या होगा? सम ऑफ एसी एंड डीसी, या ओनली एसी, या ओनली डीसी, या डिफरेंस ऑफ एसी एंड डीसी। तो हमें मालूम है ये एसी और डीसी दोनों बह रही हैं, तो दोनों धाराओं का जो योग होगा वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग करंट की वैल्यू किसी भी ब्रांच में बताएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ कैपेसिटर्स इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है? प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को बचाता है, या कूल द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को ठंडा करता है, या प्रोवाइड बायसिंग, ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करता है, या फिर
कपल और बाईपास एसी कंपोनेंट। तो कपल वाला क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा था, और ये क्या करता है, बाईपास भी करता है, इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। कपल और बाईपास एसी कंपोनेंट्स, ये इसका कैपेसिटर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, हम दो तरीके के सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। एक होता है एसी इक्विवेलेंट सर्किट और एक होता है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहां डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात आ रही है। द कैपेसिटर्स आर कंसीडर्ड, तो उसमें कैपेसिटर को कैसे माना जाता है, तो यहां ध्यान रखेंगे कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट मानते हैं, और अगर एसी लेंगे तो हम शॉर्ट सर्किट मानते हैं। तो यहां ओपन सर्किट मानेंगे कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या होता है देखे ले रहे हैं जरा। और कॉमन इमिटर में गेन होता है, कितना होता है, बीटा। अब बात आ रही है इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन निकालना है। तो क्या करेंगे, बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। तो यहां बीटा आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वोल्टेज गेन का डायरेक्ट फार्मूला है, न्यूमेरिकल भी खूब कराए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस्ड। तो जो सामान्यतया या हम जो यूज करते हैं, प्रैक्टिस लेते हैं, वोल्टेज गेन को हम सामान्यतः कौन सी यूनिट में दिखाते हैं, तो ये हम दिखाते हैं डेसीबेल में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पावर एंड करंट गेन्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर 10,500 एंड 100, पावर गेन दिया है इन्होंने, यानी एपी की वैल्यू दी है इन्होंने 10,500, और करंट गेन यानी एआई की वैल्यू जो इन्होंने दी है वो दी है 100 रेस्पेक्टिवली। द वोल्टेज गेन कितना होगा, ए बी बराबर कितना आएगा। तो हमें मालूम है कि पावर गेन जो होता है एपी बराबर होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। एपी की वैल्यू है 10,500, वोल्टेज गेन हमें निकालना है, इनटू एआई की वैल्यू है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो वोल्टेज गेन आ जाएगा 105, 105 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ डीसी कंडीशंस इन ए ट्रांजिस्टर 2, तो जो ट्रांजिस्टर है उसमें डीसी कंडीशन का उद्देश्य क्या होता है, तो ये देखने के लिए डीसी कंडीशन का उद्देश्य क्या होगा, किसके लिए यूज करते हैं हम। जो बायसिंग बैटरी लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं बायसिंग बैटरी, बायसिंग क्यों करते हैं, क्यू पॉइंट को सेटअप करने के लिए। तो रिवर्स बायस द एमिटर, फॉरवर्ड बायस द कलेक्टर, नन ऑफ द अबव, या सेटअप ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए हम डीसी कंडीशंस ट्रांजिस्टर में अप्लाई करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्पलीफायर हैज ए पावर गेन ऑफ 100, इट्स डेसिबल गेन। तो अगर पावर गेन इसका 100 है तो डेसिबल इसका गेन कितना होगा, तो ये आएगा हमारा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 20 डेसिबल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है 20
लॉग गेन होता है ना, तो उससे ये हमारा आ जाता है, सॉरी 10 लॉग पावर गेन। और वोल्टेज गेन होता है तो 20 लॉग गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, डेसिबल में चेंज करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मोर वोल्टेज गेन फ्रॉम ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेन लेना है, द ट्रांजिस्टर यूज्ड शुड हैव, तब जो है वो ट्रांजिस्टर कैसा होना चाहिए। हमें वोल्टेज गेन ज़्यादा लेना है, वोल्टेज गेन ज़्यादा लेना है, यानी ए बी काय के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था बीटा आर आउट अपॉन आर इन। इसका मतलब है बीटा का मान जब ज़्यादा होगा तो वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा, और बीटा ज़्यादा कब होगा, जब उसका बेस बहुत पतला बनाया जाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसी तरीके से जो पावर एम्पलीफायर है, अगर पावर ज़्यादा लेनी है तो बेस को मोटा बनाया जाता है या चौड़ा बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये वोल्टेज एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, पावर एम्पलीफायर का क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पज ऑफ ए कपलिंग कैपेसिटर इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा। जो कपलिंग कैपेसिटर है इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो क्या करता है, इंक्रीज द आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, या प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर, या फिर क्या करता है, पास एसी एंड ब्लॉक डीसी। तो हमें मालूम है कि जो कैपेसिटर है वो ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहलाता है या बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, दो हमने नाम उसमें एम्पलीफायर में पढ़ाए हैं। तो ये एसी को बाईपास कर देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा, यानी पास एसी एंड ब्लॉक डीसी, दोनों ही बातें इसमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पज ऑफ इमिटर कैपेसिटर, जो इमिटर में कैपेसिटर लगाया जाता है, दैट इज कैपेसिटर अक्रॉस आर ई इज टू, तो वो किस काम आता है, एवॉइड वोल्टेज गेन ड्रॉप, फॉरवर्ड बाइज द इमिटर, रिड्यूस नॉइज इन द एम्पलीफायर, या नन ऑफ द एबव। तो पर्पज ऑफ इमिटर कैपेसिटर, जो इमिटर में कैपेसिटर लगाया जाता है वो किस काम में आता है, तो एवॉइड वोल्टेज गेन ड्रॉप, ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट होगा। वोल्टेज गेन जो है ड्रॉप होता है, उसे एवॉइड करने के काम में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में ये रेशियो आउटपुट टू इनपुट रेशियो क्या होता है। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों मीडियम होती हैं, तो इसका मतलब है मीडियम ही इनका रेशियो आएगा, तो अबाउट 1 या लो या हाई या मॉडरेट, तो इसमें मॉडरेट जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, क्या कह रहे हैं इसमें, इफ द इनपुट कैपेसिटर ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो इनपुट कैपेसिटर है इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाए देन तब क्या होगा, ट्रांजिस्टर विल डिस्ट्रॉयड, ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर बायसिंग कंडीशन विल चेंज। हाँ ये बिल्कुल सही है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है तो बायसिंग कंडीशन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये बाहर की डीसी को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर की डीसी को बाहर नहीं जाने देता है, कैपेसिटर का काम ये है। तो इसमें बायसिंग कंडीशन क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि डीसी अंदर चली जाएगी और अंदर की डीसी बाहर भी जा सकती है। सिग्नल विल नॉट रीच और नन, तो इसमें ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्किट, तो कॉमन इमिटर हो, जो कॉमन शब्द होता है उसे हम अर्थड भी कह सकते हैं, ग्राउंडेड भी कह सकते हैं। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंडेड एम्पलीफायर, यानी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट पावर ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मोर देन द इनपुट पावर बिकॉज द एडिशनल पावर इज सप्लाइड बाई, जो आउटपुट पावर है ट्रांजिस्टर में वो बहुत ज़्यादा होती है इनपुट पावर की तुलना में। तो वो कौन सप्लाई करता है, कहाँ से आती है वो पावर? ट्रांजिस्टर अपने अंदर से पैदा करता है या कुछ कहीं से एनर्जी लेकर के वो चेंज करता है? देखते हैं इसमें क्या है। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, वो तो केवल एक डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है, वर्क करता है। कहाँ से लेता है वो पावर? बायसिंग सर्किट, जो बैटरी लगी हुई होती है उससे डीसी एनर्जी लेता है और उसे कन्वर्ट करके वो आउटपुट में दे देता है, पावर बना देता है उसकी। तो ये बायसिंग सर्किट इसका करेक्ट आंसर। बायसिंग सर्किट नहीं, बीसीसी दिया है इसमें, तो ये बीसीसी लेंगे, कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज बीसीसी। क्योंकि बीसीसी सप्लाई बैटरी लगी हुई है, बैटरी से पावर लेता है और वो पावर को कहाँ भेज देता है? आउटपुट में ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें कलेक्टर सप्लाई बीसीसी ये करेक्ट आंसर होगा। ये हमने गलत लगा दिया था, ये बायसिंग सर्किट नहीं, बायसिंग सर्किट में जो बैटरी लगी होती है उससे पावर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रांजिस्टर कन्वर्ट्स, ट्रांजिस्टर क्या कन्वर्ट करता है? डीसी पावर इंटू एसी पावर, या एसी पावर इंटू डीसी पावर, या हाई रेजिस्टेंस इंटू लो रेजिस्टेंस, या नन ऑफ द एबव। तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है, ट्रांजिस्टर बैटरी से पावर लेता है डीसी पावर और उसे एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट को भेज देता है। तो इसका मतलब डीसी पावर इंटू एसी पावर। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि ये डीसी पावर लेता है बैटरी से और आउटपुट में पावर को इंक्रीज कर देता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज आउटपुट इंपीडेंस, हाई आउटपुट इंपीडेंस, बिकॉज जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो हाई इनपुट इंपीडेंस रखता है। कब रखता है? इमिटर इज हैवीली डॉप्ड, जब इमिटर को हैवीली डॉप्ड किया जाए, या कलेक्टर हैज रिवर्स बायज, या कलेक्टर इज वाइडर देन इमिटर, या नन ऑफ द एबव। तो कब जो है ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज हाई आउटपुट इंपीडेंस। हाई आउटपुट ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, यानी लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर करंट का फ्लो करना। और कब करता है? जब कलेक्टर को हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का बढ़ना ही क्या कहलाता है? हाई आउटपुट इंपीडेंस कहलाता है। तो इसका मतलब है कलेक्टर हैज रिवर्स बायस। ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाईएस्ट पावर गेन वन वुड यूज डैश डैश कन्फिग्रेशन। हाईएस्ट पावर गेन प्राप्त करने के लिए कौन सा कन्फिग्रेशन यूज करना चाहिए? कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, या नन ऑफ द अबव। तो हाईएस्ट पावर प्राप्त करने के लिए हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इट्स, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई, इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो, आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर, इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई या आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी लो। तो इनमें देखते हैं कौन सा वाला आएगा सही, कौन सा आंसर होगा। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, तो इसका ऑप्शन 1 ही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है कॉमन कलेक्टर में, इसीलिए गेन क्या होता है? 1 से स्लाइटली कम होता है या लगभग 1 होता है। अब ये आया हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का क्वेश्चन। आरसी कपलिंग इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। आरसी कपलिंग का यूज किया जाता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, करंट एम्पलीफिकेशन में,
पावर एम्प्लीफिकेशन में या किसी में नहीं, तो ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज्ड इन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में द वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन क्या रहता है? तो हमें मालूम है, इस तरीके से हमने एक ग्राफ बताया था, ये और ये वाला जो रेंज कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसमें गेन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट होगा। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन कांस्टेंट रहता है, लोअर में और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में गेन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को ऑब्टेन करने के लिए एन एम्पलीफायर, द एम्पलीफायर लेवल आउटपुट इज केप्ट कांस्टेंट, या फिर एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी इज हेल्ड कांस्टेंट, या फिर जनरेटर फ्रीक्वेंसी इज हेल्ड कांस्टेंट, या जनरेटर आउटपुट लेवल इज हेल्ड कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, जनरेटर आउटपुट लेवल इज हेल्ड कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड या आरसी कपलिंग स्कीम इज द, आरसी कपलिंग स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? गुड इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग तो अच्छी होती नहीं है, इसीलिए हम इसे आउटपुट स्टेज में कभी लगाते ही नहीं है। इकोनॉमी, हाँ ये सस्ता सबसे ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा नहीं होती है, नन ऑफ द अबव यानी इकोनॉमी, ये जो है सस्ता होता है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज या ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका गेन भी कांस्टेंट बना रहता है। तो हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस लिए हैं। एम्पलीफायर यानी कि ये यूनिट नंबर हमारी 6 है, और 6 यूनिट में हमने 60 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया है, और उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।